नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 15 अक्टूबर 2020 की सेकंड शिफ्ट जीएस और जीके के सॉल्यूशंस। और इसमें जो है हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस की हम चर्चा करेंगे जो फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में भी पूछे गए हैं और जो हमारे जो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट के वीडियोज़ में कवर नहीं हुए हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और इनमें बहुत सारे हमने यहाँ पे ये नोटिस किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए अगर इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखेंगे, पूरा देखेंगे अंत तक, और इसमें हमने बहुत सारे जो है फैक्ट्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। एक ही टॉपिक से जो है पर्टिकुलर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हमने ऐसे सभी फैक्ट्स को यहाँ पे कवर किया है। इससे गुजारिश है इस वीडियो को जो है अंत तक देखें, और इससे क्या है आप लाभान्वित होंगे आगे आने वाले एग्जाम्स में। और जिन लोगों का अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और वो वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, मैं कपिल मित्तल आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कंपटीशन टाइम्स पे। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो जो बेल आइकन है इसको आप दबा दीजिए, जिससे आपको इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस लगातार आपको मिलते रहेंगे और आप लाभान्वित होते रहेंगे। और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों इसको शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में हमें आप कमेंट करके बताइए कि आपको अन्य किस टॉपिक पर जो है यहाँ पे वीडियो चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है, जेपी नड्डा बीजेपी के कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं? तो ये 11वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, और इससे पहले अमित शाह अध्यक्ष थे। और वहीं बात करें बीजेपी के पहले अध्यक्ष की, तो अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से 86 तक रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पे जो हैं ये LK आडवाणी रहे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2019 में कितनी महिलाएं प्रतिभागी जीती थीं? तो यहाँ पे 78 वुमेन मेंबर्स जो हैं वो जीती थीं और पार्लियामेंट में पहुंची थीं। और ये इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो है हाईएस्ट नंबर है महिलाओं का सदन में पहुंचने में। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये 14% ऑफ द हाउस मेंबर्स हैं जो हैं। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर को मत देखिएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। और ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और पीछे के कुछ वीडियोस में भी ये पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके वर्तमान जो गवर्नर हैं वो 25वें गवर्नर हैं, और उनका नाम है शक्तिकांत दास। और पहले गवर्नर जो थे आरबीआई के वो ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है उसका कुल क्षेत्रफल 32 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं दूसरे नंबर पे जो है चंडीगढ़ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 114 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं हम बात करें सबसे बड़ी यूटी की, तो एरिया में, तो ये है लद्दाख। और लद्दाख जो है अभी नई यूनियन टेरिटरी क्रिएट हुई है 31 अक्टूबर 2019। इस डेट को भी आप याद रखिएगा कि हो सकता है आपसे लद्दाख के विषय में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है और वो कब बनी थी। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2019। अगला क्वेश्चन है, लिथियम आयन बैटरी। तो दोस्तों ये लिथियम आयन बैटरी जो है ये बनाने के लिए 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला था। किस किस को मिला था? तो ये अमेरिका के हैं जॉन गुडएनफ, और ब्रिटेन के हैं स्टैनली विटिंगटन, और जापान के वैज्ञानिक हैं अकीरा योशिनो। ठीक है, इनको ये रसायन का नोबेल प्राइज़ मिला था 2019 का। और वहीं बात करें एक स्पेशल फैक्ट की, तो 97 ईयर्स की एज में प्रोफेसर गुडएनफ को जो है ये पुरस्कार मिला था, और ये सबसे ज़्यादा उम्र पुरस्कार जीतने वाले पर्सन बने। अगला क्वेश्चन है, 2019 AIBA वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में किस भारतीय महिला ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है? तो ये मंजू रानी है, और इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और ये जो है ये चैम्पियनशिप कहाँ हुई थी? ये उलान उड़े में हुई थी। ये कहाँ पड़ता है? रशिया में, और ये अक्टूबर में 2019 में हुई थी। और इसमें अगर हम बात करें कि फर्स्ट पे कौन रहा मेडल टैली में, सबसे ज़्यादा पदक जीते थे रूस ने, और रूस के 6 खिलाड़ियों ने यहाँ पे मतलब 6 मेडल जीते थे। वहीं भारत की रैंक जो थी 9वीं रही थी, भारत ने 4 पदक यहाँ पे जीते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? दोस्तों यहाँ आप देखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से लगभग हर पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, और लगभग आपकी पिछले 3 दिन में ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है,
तो ये जो है प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को मिला था सन 1991 में। और ये जो पुरस्कार है ये भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1991-92 में हुई थी, ठीक है। और तभी ये 1991 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और दोस्तों ये विश्वनाथन आनंद जो हैं ये चेस से संबंधित हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है। वहीं बात करें 2019 में ये पुरस्कार किस किस को मिला है, क्योंकि बार बार इसी पे से क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम पूरा कवर करेंगे। 2019 में ये दीपा मलिक को मिला था। दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स की हैं। बजरंग पूनिया को मिला, ये रेसलिंग से संबंधित हैं। 2020 में अभी जो ये पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मरियप्पन थंगावेलू को मिला पैरा स्पोर्ट्स में, रोहित शर्मा को क्रिकेट में, विनेश फोगट को रेसलिंग में, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में और रानी रामपाल को हॉकी में मिला, ठीक है। और वहीं विधानसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है दोस्तों? ये राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। विधान परिषद को यहाँ देखिए कुछ स्टेट्स में विधानसभा और विधान परिषद ये दो होती हैं, विधान परिषद, ठीक है। ये उच्च सदन होता है, उच्च सदन, और ये जो है निम्न सदन होता है। दोस्तों यहाँ पे निम्न सदन जो है इसको भंग किया जा सकता है और उच्च सदन जो है ये भंग नहीं होता है, ये कंटिन्यूएशन में रहता है, ठीक है। आगे अगला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में किसे मिला? तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हा से ह्वेन और हा से हर्षवर्धन आपको याद रखिएगा। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? दोस्तों यहाँ नोबेल पुरस्कार 2019 से बराबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये हमने अभी देख लिया है। वह कौन सी मेमोरी है जो तेज़ गति से कार्य कर रही है तो या अर्धचालक के रूप में? तो ये स्टैटिक रैम होती है। और दोस्तों यहाँ पे जो रैम होती है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। वहीं पे एक और क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली रीड ओनली मेमोरी होता है, रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ये जो रैम होती है ये स्पीड बढ़ाने के लिए काम आती है। वहीं पे हम बात करें फास्टेस्ट सेमीकंडक्टर मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, वो कैश होती है, ठीक है। कैश मेमोरी का काम ये होता है कि कोई भी जो गणना या कुछ होता है तो उसको जो है यहाँ पे स्टोर होते हैं उसके इंटरमीडिएरी स्टेप्स और बड़ी फास्ट तरीके से यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है। बांस नृत्य, चेरव नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि बांस नृत्य का दूसरा नाम क्या है, ऐसे पूछा गया था। कुछ ने बोला है कि बांस नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो हम यहाँ पे हर तरीके से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण है बांस नृत्य। बांस नृत्य का दूसरा नाम है चेरव नृत्य या फिर ये चेरव डांस हम इसे बोलते हैं। ये मिजोरम का है और ये चपचार कूट के अवसर पर, चापचर कुट मिजोरम जो है ये मिजोरम का एक त्यौहार है, ये चापचर कुट। और ये चापचर कुट कब मनाया जाता है? यह मार्च के दौरान झूम खेती के सबसे कठिन कार्य के पूरा होने के बाद मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे झूम खेती शब्द यूज हुआ है। झूम खेती क्या होती है? इसको हम स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न। और ये जो है ये आदिवासी इलाकों में होती है, आदिवासी क्षेत्रों में, और ये बड़ी ही डेंजरस होती है। इसमें क्या होता है, झूम खेती हमारी भूमि के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है। और वजह ये है कि दोस्तों यहाँ पे ये झूम खेती में क्या होता है, ये जो आदिवासी होते हैं इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो ये क्या करते हैं अपने एरिया में जंगलों को काट देते हैं और जंगल काटने के बाद वहाँ पे जो उपजाऊ भूमि होती है उसमें खेती करते हैं। 1 साल 2 साल और 2-3 साल खेती करने के बाद वहाँ पे जब उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है तो वो फिर आगे बढ़ जाते हैं, उस वहाँ पर खेती करना छोड़ देते हैं। फिर एक नई जगह पर जाते हैं और नई जगह पर पेड़ों को काटते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं और ये सिलसिला उनका चलता रहता है। और इसके झूम खेती के माध्यम से वनों को बहुत नुकसान पहुँचता है, ठीक है। तो ये बहुत आता है क्वेश्चन, झूम खेती क्या होती है,
ठीक है। और एरोप्लेन का आविष्कार दोस्तों यहाँ पे राइट ब्रदर्स ने किया था, बिल्बर राइट और ओरविल राइट। इन्हें राइट ब्रदर्स या राइट बंधु भी कहा जाता है, और इन्होंने 17 दिसंबर 1903 को ये बनाया था, ठीक है। हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ अक्षरधाम मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये नई दिल्ली में है, और ये स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर इसका पूरा नाम है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। और ठीक है, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है दोस्तों, ये पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। और यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार बच्चे जो है जो इसे पढ़ के नहीं जाते वो पाकिस्तान और भारत या कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड समझते हैं, लेकिन ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो इसके हम बात करें तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका इन दो को जोड़ता है। और ठीक है, पूर्वोत्तर में ये पड़ता है, जो ये भारत है, ठीक है, यहाँ पे ये श्रीलंका है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये पाक जल डमरू है, ठीक है। और ये जो है मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, यहाँ पे यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल हो गई, और इधर मन्नार की खाड़ी हो गई, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये श्रीलंका हो गया, ये इंडिया का ये तमिलनाडु हो गया। इस जलडमरू मध्य की चौड़ाई जो है 53 से 80 किलोमीटर की है। वर्ष 2019 में अफ्रीका के 8 देशों के द्वारा एक विशेष करेंसी को अपनाया गया, उसका नाम है इको करेंसी, याद रखिएगा। दलाई लामा भारत में किस वर्ष आए थे, 1959 में। स्कॉटिश ओपन पुरस्कार 2019 का खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, लक्ष्य सेन। ऐसे भी पूछा जा सकता है ये किस खेल से संबंधित हैं, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। इनको स्कॉटिश ओपन पुरस्कार इन्होंने बैडमिंटन का जीता। या फिर दोस्तों ये पुरस्कार ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्कॉटिश ओपन जो पुरस्कार है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे 2019 का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो ये जो है वर्ल्ड एथलीट फेडरेशन ने 24 नवंबर को वर्ष 2019 के एथलीट पुरस्कारों की घोषणा की। इन पुरस्कारों में केन्या के एथलीट एलियोड किपचोगो को वर्ष 2019 का पुरुष एथलीट, और अमेरिका की दलीला मोहम्मद जो हैं इनको महिला एथलीट चुना गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 1951 में शुरू हुई और 1956 में ये समाप्त हुई। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये किस प्रधानमंत्री के काल में शुरू हुई, ये जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे शुरू हुई। और यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये पूछा जा सकता है, तो ये हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हैरोड डोमर, ठीक है। तो इसी वजह से इसको हैरोड डोमर योजना भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र था, और इसके तहत सारा फोकस कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए था, और कैसे भी करके कृषि का उत्पादन बढ़े, इसीलिए यहाँ पे बांध और सिंचाई जो हैं इसके मुख्य बिंदु थे। और अंतिम परियोजना की हम बात करें, कुल टोटल भारत में जो है 12 पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स आए, और उनमें से 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है अंतिम थी, जो कि 2012 से 2017 तक चली। और अगर 11 पूछा जाए तो इसमें से 5 वर्ष और घटा लेना, और 2014 में जो है फाइनली योजना आयोग का जो है विघटन कर दिया गया, और इसके स्थान पर जो है नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये जो है एक थिंक टैंक है, ये क्या है, ये थिंक टैंक, ठीक है। भारत में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, तो दोस्तों 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 103 नेशनल पार्क हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है, भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं। ये हॉट स्पॉट मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है। तो जब भी हॉट स्पॉट्स की बात आएगी तो 2, और ये 2 कहाँ पर हैं, एक आपका नॉर्थ ईस्ट हिमालय में, ठीक है, और दूसरा जो है आपके वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये आप याद रखना, नॉर्थ ईस्ट हिमालय और वेस्टर्न घाट, ये 2 जो हैं आपके बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। और
वहीं बात करें स्पेशल फैक्ट्स की तो मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की अधिकतम संख्या 9 है। प्रत्येक में मध्य प्रदेश में 9 है और अंडमान निकोबार में भी 9 है। ठीक है, किस डिवाइस पर इलेक्ट्रॉनिक पेन का उपयोग होता है? तो दोस्तों यहाँ पे ये लिखने के लिए मैं ये जो लिख रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक पेन से लिख रहा हूँ और ये ग्राफिक टैबलेट पे लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अलग से एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? तो प्लॉटर दोस्तों एक आउटपुट डिवाइस होता है। वहीं ऐसे भी आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक पेन, यहाँ पे इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस, तो ये इनपुट डिवाइस है, इसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं। ठीक है, और ये प्लॉटर क्या है? प्लॉटर दोस्तों एक प्रिंटर होता है और इसकी सहायता से हम कोई भी बड़े चार्ट पेपर हैं, कपड़ा है, तो उन पर जो है हम ग्राफिक प्रिंट करते हैं, जैसे चार्ट बनाना, ग्राफ, चित्र, रेखा चित्र। ठीक है, तो हार्ड कॉपी जो है हम इसकी प्रिंट कर सकते हैं, ये बड़ा प्रिंटर होता है। फिर बात करें ह्वेनसांग चीन से किसके काल में आया था? हमने अभी बात की थी पीछे, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था, भारत में 15 वर्षों तक रहा। यह प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। 627 से 643 ईसा पूर्व के बीच सिल्क रूट रेशम मार्ग से भारत आया था। ठीक है, उसने अपनी पुस्तक सीयू की, ये इसकी पुस्तक है सीयू की, में अपनी यात्रा और तत्कालीन भारत का विवरण किया है। और वहीं बात करें फाइयान, तो ये फाइयान एक और चीनी यात्री है जो कि ये चंद्रगुप्त के टाइम पे आया। किसके टाइम पे? फाइयान चंद्रगुप्त के टाइम पे। ठीक है, और ये आया था सन 402 में। किसकी अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसले में कहा निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया? ठीक है, तो ये जस्टिस JS खेयर, ये हमने कवर किया था और यहाँ पे हमने दोबारा इसलिए लिया है कि यहाँ पे ये अनुच्छेद 21 के तहत ये जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का यहाँ पे संरक्षण मिला हुआ है और राज्य जो है या राज्य सरकार वो इसको नहीं छीन सकती है। ठीक है, आपके प्राण नहीं ले सकती है और आपको कहीं पे भी कैद नहीं कर सकती है अननेसेसरीली। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के तहत ये अधिकार मिला हुआ है। सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप विजेता टीम दोस्तों ब्राज़ील ने 5 बार ये जीता है। और फीफा जो है, फीफा की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप, फीफा एक संस्था है जो कि इस वर्ल्ड कप को आयोजित करती है। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट के लिए होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तो ऐसे ही यहाँ पे फीफा होता है, ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल के लिए सबसे बड़ी संस्था है जो फुटबॉल के गेम को पूरे वर्ल्ड में कंट्रोल करती है। और फीफा की स्थापना जो है 1930 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इटालियन में है। 2018 में जो है ये फ्रांस जीता था और उपविजेता क्रोएशिया रहा था। ये जो है 2018 में गेम रूस में आयोजित हुए थे। वहीं 2020 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? ये राइट बंधु हमने देख लिया था 1903। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, तो आपको क्लियर आइडिया लग जाना चाहिए। इक्विपमेंट बेसिकली यहाँ पे IMEI नंबर्स का ये क्या है? ये एक डेटा। तो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर इज अ डेटाबेस ऑफ द IMEI नंबर्स ऑफ ब्लैक लिस्टेड हैंडसेट्स। ठीक है, तो जो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे IMEI नंबर क्या होता है? ये जो भी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, हर डिवाइस की जो भी सिम के स्लॉट होते हैं, सिम कार्ड जो होता है, तो उसके स्लॉट्स का एक यूनिक नंबर होता है और ये वही नंबर होता है और इस नंबर से ही आपकी सिम जो है वो आइडेंटिफाई होती है, फ़ोन आइडेंटिफाई होता है, ट्रैक हो जाता है। जिन लोगों के फ़ोन चोरी हो जाते हैं वो उसमें जैसे ही कोई दूसरी सिम डाली जाती है, ये IMEI नंबर जो होता है इस पर एक जो है इससे सर्वर पे जिस सिम को डाला जाता है उसका नंबर चला जाता है और उससे ये ट्रैक हो जाते हैं। ठीक है, IMEI की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अ कॉमन यूसेज ऑफ CEIR इज विद स्टोलन मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सबसे उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा पर बेतिया से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। फिर हम बात करें एक सींग का गैंडा या फिर
वन हॉर्न राइनोसेरस बोलते हैं। तो ये विशेष रूप से प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहाँ ये मिलता है दोस्तों? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर आपके ये इसी में यहाँ पे मिलता है, या फिर ऐसे आ सकता है आसाम। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आसाम में है। ठीक है दोस्तों। घरेलू विद्युत उपकरण की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? इनमें एक फ्यूज़ का उपयोग किया जाता है। और फ्यूज़ क्या होता है? एक पतला सा तार होता है, और जो इसलिए लगाया जाता है कि अगर हाई वोल्टेज आ जाए या हाई करंट आ जाए तो ये उसकी वजह से बर्न हो जाता है और आगे का सर्किट हमारा जलने से बच जाता है, ख़राब होने से। ठीक है। अब बात आती है अगला क्वेश्चन, फ्यूज का तार जो है वो किससे बना होता है? तो ये सीसा और टिन जो है, इन दोनों की एक मिश्र धातु होती है, उससे बना होता है सीसा और टिन। दोस्तों याद रखना, इसका गलनांक कम होता है, इसी वजह से गलनांक कम होने की वजह से जब हाई फ्लक्चुएशन जब आता है विद्युत का, तब ये क्या है, ये जल जाता है। ठीक है। और उसकी वजह से उससे आगे का जो सर्किट है वो बच जाता है, हमारे डिवाइसेज जो हैं वो ख़राब होने से, फूकने से बच जाते हैं। गिनी इंडेक्स दोस्तों, ये गिनी इंडेक्स इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। या फिर गिनी गुणांक, गिनी इंडेक्स, तो गिनी कोफिशिएंट हम बोलते हैं। ये हमारे जो समाज में जो आय और संपत्ति का जो वितरण है उसमें जो असमानता है, इनइक्वालिटी, ठीक है, तो ये उसको शो करता है। दोस्तों यहाँ पे इसका जो मान है ये 0 से लेके 1 तक जाता है, और यहाँ पे जब 0 होता है तो 0 का मतलब है कि सभी समान स्तर पर हैं, सभी के पास जो आय है, संपत्ति है, उसका वितरण समान है। वहीं 1 की बात करें तो इसका मतलब है कि पूरे समाज में एक व्यक्ति के पास में सारा संकेंद्रण है संपत्ति का और बाकी के पास नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे 0 जो है ये डिज़ायर्ड है और 1 जो है डिज़ायर्ड नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करें भारत की गिनी इंडेक्स जो है 35.2, या फिर हम बोलें ये गिनी स्केल पर 0.35 है, ये मार्च 2020 के अनुसार 0.35। वहीं बात करें ये सबसे ज़्यादा किसकी है? लेसोतो की है 0.632, और साउथ अफ्रीका की है 0.625। ठीक है। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे कई सारे अनुच्छेद हैं। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। लेकिन जब जो मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के सजेशन के बाद राष्ट्रपति द्वारा होती है। जिनके नाम प्रधानमंत्री सजेस्ट करेंगे वही नाम जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वहीं बात करें संविधान के अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो दोस्तों ये प्रावधान ये कहता है कि राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कोई भी काम नहीं कर सकता है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है 74, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75, ये दो आपके महत्वपूर्ण है और ये आपको याद रखने हैं। कौन सा किससे रिलेटेड है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? सुंदरवन डेल्टा है, और यह भारत और बांग्लादेश में पड़ता है। किस नदी पर पड़ता है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है दोस्तों, ये डेल्टा क्या होता है? जब भी कोई नदी आती है तो जैसे ही वो किनारे पे पहुंचती है तो उसका वेग ख़त्म हो जाता है, और इसकी वजह से उसमें जो भी मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसको ये यहीं पे ऐसे डिपॉजिट करने लग जाती है। और जब ये पानी इसमें जाता है तो ये डिपॉजिट थोड़ा और आगे तक जाता है, और यहाँ पे ये पूरा जो मिट्टी के यहाँ पे पूरा मैदान बन जाता है। तो इसी को डेल्टा क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। और तो ये ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल का डेल्टा भी इसे बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल जो है 75,000 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों ये बहुत बड़ा है। नदी का डेल्टा नदी द्वारा ली जाने वाली तलछट के जमाव से बनता है, जो अभी हमने बताया। ठीक है। ICC ODI में सबसे ज़्यादा औसत रन किस खिलाड़ी के हैं? तो दोस्तों यहाँ पे रेयान टेन डोसेद नीदरलैंड के हैं। 2006 से 2011 तक इनका औसत जो है 67 का है।
वहीं सेकंड नंबर पे विराट कोहली हैं, इनका औसत 59.33 है। वहीं टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन, तो इनका औसत 99.94 का है। और ये औसत इतना इसलिए है कि इनका औसत 100 से ऊपर था और ये आखिरी पारी में ये जो है 0 पे आउट हो गए थे, इस वजह से इनका औसत 100 से नीचे आ गया। फुटबॉल के एक मैच में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड जो है किस खिलाड़ी के नाम है, तो आर्ची थॉमसन ऑस्ट्रेलिया के हैं। 2007 में एक मैच में 13 गोल किए। दोस्तों ये फुटबॉल के मैच की बात हो रही है, ठीक है, एक मैच में। फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी, ये तो एक मैच का हुआ। टोटल गोलों की बात करें तो ये जोसेफ बीकान हैं, ये ऑस्ट्रिया के हैं। दोस्तों यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया और ये ऑस्ट्रिया, ये 805 गोल हैं इनके नाम। सेकंड पर रोमारियो हैं 772, थर्ड पे पेले और चौथे पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो 760 गोल, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस, दोस्तों इसे याद कर लेना, 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम 2019 में थी एयर पॉल्यूशन और थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 इज़ टाइम फॉर नेचर। तो ये 2020 की थीम है और ये 2019 की थीम है, एयर पॉल्यूशन और ये जो है अब टाइम फॉर नेचर। ये याद रखना 5 जून, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट चैम्पियन कौन रही? तो ये यहाँ पे सिंगल्स की जो चैम्पियन है ये एलेना रैबकिना है। डबल्स में नादिया किचेनोक और सानिया मिर्ज़ा ये भारत की हैं, तो इनकी जोड़ी ने ये जीता। इसीलिए चूँकि इसमें ये भारतीय प्लेयर भी हैं इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। होबार्ट कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये होबार्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट, दोस्तों ये टेनिस का टूर्नामेंट है, ठीक है, लॉन टेनिस, ध्यान रखना ये लॉन टेनिस का है, ठीक है। टेनिस भी एक होता है, टेबल टेनिस, एक टेनिस और एक लॉन टेनिस। लॉन टेनिस जो बॉल के साथ खेला जाता है, ठीक है। वीमेंस टेनिस टूर्नामेंट प्लेड एन आउटडोर हार्ड कोर्ट, और ये जो है ये हार्ड कोर्ट है और हार्ड कोर्ट पर आउटडोर गेम है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों 250 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतर संख्या जो है, अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा क्या है, मनोनीत होते हैं, मनोनीत, ठीक है, या फिर नाम निर्देशित किए जाते हैं। 238 सदस्य जो है राज्यों और संघ राज्य जो है यूनियन टेरिटरीज, तो इनकी तरफ से ये आते हैं। और ये राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है, उच्च सदन, ठीक है। और लोकसभा जो है, लोकसभा वो है निम्न सदन, निम्न सदन। दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा में जो भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, कार्यकाल 6 वर्ष। और यहाँ लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो भी ये सदस्य होते हैं ये 3 बार में चुने जाते हैं, 1/3 एक बार में, फिर अगले 2 वर्ष का गैप, 2 वर्ष के गैप के बाद 1/3 चुने जाते हैं, फिर 2 वर्ष के गैप के बाद 1/3। इसीलिए ये राज्यसभा जो है ये कंटिन्यूएशन में रहता है, ये कभी भी भंग नहीं होती है, कंटिन्यूअस रहती है, ठीक है, ये कभी भी भंग नहीं होती, कभी भी भंग नहीं होती है, ठीक है। वहीं लोकसभा जो है भंग हो सकती है। टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र किस राज्य में है? ये शिमला में है। और शिमला कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे राज्य पूछा है तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में भारत सरकार द्वारा टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, टैगोर संस्कृति और सभ्यता केंद्र कहाँ पर है? ये शिमला, हिमाचल प्रदेश। सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर सब जूनियर बॉयज़, सब जूनियर बॉयज़ मतलब अंडर 14, मतलब 14 वर्ष से कम आयु की कैटेगरी के विजेता टीम मिजोरम सेडान सेकेंडरी स्कूल। फिर अगला क्वेश्चन है विच आर्टरी, दोस्तों धमनी की बात की गई है, कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू किडनी, मतलब हार्ट से किडनी की तरफ प्योर ब्लड को कौन सी धमनी लेके जाती है? दोस्तों ये जो है ये रीनल आर्टरी लेके जाती है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर पल्मनरी सिराओं द्वारा बाएं अलिंद में लाया जाता है।
जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ था? दोस्तों ये 101वां संविधान संशोधन एक्ट था। और वहीं बात करें ये संविधान संशोधन एक्ट ये जब पास हो जाता है तब एक्ट हो जाता है, और ये जो है एक्ट है। वहीं ये बिल कौन सा था? ये 122वां संविधान संशोधन बिल था, संविधान संशोधन बिल। ठीक है, तो जब ये पास हो गया तो ये 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है, संविधान संशोधन बिल आते रहते हैं लेकिन सभी पास नहीं होते हैं, इसी वजह से संविधान संशोधन बिलों की संख्या ज़्यादा होती है। 1 जुलाई 2017 को जो है ये लागू हुआ था। 103वां वहीं हम बात करें, ये तो 101वां हुआ। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में आया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। ठीक है, और 103वां जो संविधान संशोधन है ये 2019 में आया। अनुच्छेद 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। और ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो हैं ये जनरल कैटेगरी में से यहाँ पे ये निकाले गए हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारे संविधान में जो है आर्थिक पहलू से आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। अब यहाँ पे जो है ये 103वें संविधान संशोधन में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को भी यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जनवरी 2020 तक WTA टेनिस फीमेल सिंगल फर्स्ट रैंक पर कौन है? जनवरी 2020 तक एशले बार्टी, और ये कहाँ की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया। ये जो है ये फीमेल टेनिस गेम से रिलेटेड हैं। शी इज़ रैंक नंबर 1। ठीक है, और वुमेंस टेनिस एसोसिएशन दूसरे नंबर पे सिमोना हालेप हैं। वहीं बात करें सरोजनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? दोस्तों यहाँ से कांग्रेस के अधिवेशन से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, इसीलिए जो है आप इसको ढंग से याद करना। तो सरोजनी नायडू जो है ये 41वें कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1925 में कहाँ हुआ था? कानपुर में, उसकी ये अध्यक्ष थी। वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है 1923 के विशेष अधिवेशन जो कि दिल्ली में हुआ था और 1940 में रामगढ़ में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे। वहीं बात करें महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जो है केवल एक बार 1924 में इन्होंने अध्यक्षता की है कांग्रेस की, वो भी 40वें अधिवेशन में, और ये कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। तो ये बहुत याद रखना। जवाहरलाल नेहरू पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1928 का कलकत्ता सेशन, 1929 का लाहौर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 28 वाला, 29 वाला। और ये जो है ये उतने नहीं पूछे जाते हैं 1936 और 1937 के, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो सुभाष चंद्र बोस 1938 हरिपुरा। तो यहाँ पे हरिपुरा याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। वहीं 1939 का त्रिपुरी सेशन जो है ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वहीं श्रीमती एनी बेसेंट जो हैं ये 1917 में यहाँ पे कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की क्या रहीं? अध्यक्ष रहीं। और पहला अधिवेशन की अगर बात करें तो 1885 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ये मुंबई में हुआ और इसके अध्यक्ष थे। और वहीं सेकंड की बात करें तो 1885 में दादा भाई नौरोजी ये जो है इन्होंने कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस को लीड किया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का सेशन ये समाप्त होता है, और अगला जो वीडियो है हमारा मॉर्निंग में जो कल का 16 अक्टूबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर होने वाला है तो उसके सॉल्यूशंस के साथ हम आने वाले हैं, पूरा एनालिसिस के साथ। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको आप अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं इसको बार बार देखिए, आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं कपिल मित्तल आप लोगों से विदा लेता हूँ, और जय हिंद जय भारत।